दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी न्यूज में। इस समय की हेडलाइन ये है कि मलेशिया ने भारत से एक स्पेशल रिक्वेस्ट की है और रेस्ट्रिक्शन वगैरह अपने ऊपर से हटाने की बात कही है। वहीं पर यह भी मलेशिया की तरफ से कहा गया है कि अगर भारत हमें जमीन देता है तो हम भारत की एक बड़ी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। मलेशिया से आई इस खबर के बारे में बात करेंगे। वहीं इसके अलावा तुर्की की तरफ से भी काफी इंटरेस्टिंग खबर सामने आ रही है और ये खबर तुर्की के द्वारा भारत के ऊपर लगाए गए बैन और भारत के द्वारा उसको फेक बताने के बाद अब उससे रिलेटेड एक और नई अपडेट आई है। वहीं आज भारत के हाथ में एक बड़ा खजाना लगा है और 1600 टन लिथियम का बड़ा भंडार मिला है। वहीं इन सब के अलावा डिफेंस से जुड़ी खबर में एमका के इंजन को लेकर आई नई अपडेट और बांग्लादेश से आई खबर के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। सभी खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले दोस्तों बात करते हैं मलेशिया की तरफ से आ रही खबर से। दरअसल हाल ही में भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मलेशिया के प्लांटेशन और कमोडिटीज मंत्री दातुक सेरी जोहरी अब्दुल गनी के बीच में मुलाकात हुई। इस बैठक में दोनों देशों ने पाम तेल की खेती, उत्पादन और व्यापार को बढ़ावा देने के बारे में चर्चा की। वहीं इस मुलाकात से काफी इंटरेस्टिंग खबरें भी निकलकर सामने आई। दरअसल भारत ने चावल और चीनी के ऊपर प्रतिबंध लगा रखे हैं और इस पर से स्पेशल बैन हटाने की मांग मलेशिया के मिनिस्टर की तरफ से की गई है। वहीं भारत पाम तेल की खरीद काफी ज्यादा करता है। ऐसे में मलेशिया की तरफ से ये कहा गया है कि अगर भारत में जमीन वगैरह हमें प्रोवाइड करता है भारत, तो हम इसकी खेती भारत में बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। पाम ऑयल का भविष्य बहुत अच्छा है क्योंकि इसे खाद्य तेल और जैव ईंधन दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। मलेशिया ये सुनिश्चित कर रहा है कि उनके पाम तेल के सभी उत्पाद स्थिरता मानकों को पूरा करे और कोई नई भूमि उपयोग ना हो। वहीं पर इस मुलाकात के बाद हो सकता है कि भारत मलेशिया के ऊपर से प्रतिबंध को हटाने का फैसला ले ले। साथ ही भारत जमीन भी कृषि के लिए मुहैया करा दे। हालांकि दोस्तों मलेशिया के साथ भारत का एक विवाद भी रहा है। दरअसल भारत का भगोड़ा जाकिर नायक मलेशिया में ही शरण लेकर रह रहा है और भारत में कई बार मलेशियन गवर्नमेंट से बातचीत करके उसे भारत में डिपोर्ट कराने की मांग की गई है, लेकिन मलेशिया इसके लिए राजी नहीं हुआ और यही कारण है कि इस विषय को लेकर भारत और मलेशिया के बीच विवाद बना हुआ है। जाकिर नायक के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप भारत की तरफ से लगाया गया है। साथ ही आतंकवादियों को फंडिंग वगैरह करने का भी आरोप इनके ऊपर है। जिस समय उसके ऊपर आरोप लगाए गए थे उस समय वह मलेशिया में ही था और तब से वह मलेशिया में ही रह रहा है और वहां पर मलेशिया ने उन्हें नागरिकता भी दे दी है। हालांकि जाकिर नायक ने उनके ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है, लेकिन उनकी हिम्मत कभी भी भारत में आने की नहीं हुई है। ऐसे में अब जब भारत और मलेशिया के बीच में रिश्ते सुधर रहे हैं तो मलेशिया को एक स्टेप आगे बढ़ते हुए जाकिर नायक के मुद्दे को सुलझाना चाहिए और उन्हें भारत में डिपोर्ट कराना चाहिए। बहरहाल इस विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि भारत के अंदर पाए गए लिथियम के एक नए भंडार को लेकर है। हाल ही में हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि कर्नाटक के मंडला जिले के मरलगल्ला इलाके में 1600 टन लिथियम मिला है और ये खोज एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च यानी AMD ने की है। मंत्री जी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में इस खोज की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि यदगिरी जिले में भी लिथियम ढूंढने के लिए सर्वेक्षण किया गया है। AMD छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले, राजस्थान, बिहार और आंध्र प्रदेश के प्रमुख मिका बेल्ट्स और ओडिशा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के पेग्माटाइट बेल्ट्स में भी लिथियम की खोज कर रही है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के मसनबल इलाके में यूरेनियम भी मिला है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में परमाणु ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए कोई योजना अभी नहीं बनाई गई है। मंत्री जी ने यह भी बताया है कि भारत और रूस की सरकारें मिलकर परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए काम कर रही है, जिसमें छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर भी शामिल है। ऐसे में यूरेनियम का भंडार जो हिमाचल में मिला है वह काफी ज्यादा कारगर साबित होगा। यह न सिर्फ परमाणु हथियार को बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है बल्कि न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। यही कारण है कि ये खोज बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सोलर सिस्टम लिथियम भंडार जो मिला है यह भी भारत के लिए काफी उपयोगी है। लिथियम का यूज आजकल इलेक्ट्रिक कार में लगने वाली बैटरी में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। ऐसे में लिथियम की जरूरत
भारत को बहुत अधिक है। यही कारण है कि ये खोज भारत के लिए काफी अहम बन जाती है। भारत को मिले इस बड़े खजाने के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों भारत के एमका प्रोजेक्ट को लेकर सामने आ रही है, जो कि एक काफी महत्वपूर्ण पड़ाव में पहुंच चुका है। हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS ने इस प्रोग्राम को मंजूरी दी है और इसके लिए $2 बिलियन से अधिक का बजट आवंटित किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO का गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTRE अब एमका के इंजन के लिए एक फॉरेन पार्टनर को चुनने के करीब है। DRDO ने इसके लिए फ्रेंच सेफ्रॉन, अमेरिकन GE एविएशन और ब्रिटिश रोल्स रॉयस के साथ कोलैबोरेशन के लिए सभी तरह की बातचीत पूरी कर ली है। इन चर्चाओं में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और निवेश शर्तों पर ध्यान दिया गया है और उसी के आधार पर इन तीनों में से किसी एक देश को चुना जाएगा। और अब क्योंकि बजट वगैरह एलोकेट कर दिया गया है तो जल्दी फॉरेन पार्टनर को भी भारत के द्वारा चुन लिया जाएगा। DRDO अपनी सिफारिश रक्षा मंत्रालय MOD को सौंपेगा, जो इन चर्चाओं के आधार पर अंतिम निर्णय लेगा। वहीं MOD को तकनीकी मूल्यांकन के साथ साथ भू राजनीतिक विचारों को भी ध्यान में रखना होगा। एक अच्छा पार्टनर वही होगा जो कि एक नए इंजन का विकास भारत के साथ मिलकर करे और तकनीक ट्रांसफर वगैरह या फिर IPR वगैरह में कोई दिक्कत खड़ी ना करे। आपको बता दें, सेफ्रॉन और रोल्स रॉयस ने 6ठी पीढ़ी के इंजन के लिए नए डिजाइन की पेशकश की है, जिसमें भारत को IPR का अधिकार मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने बिना किसी निर्यात प्रतिबंध के इंजन तकनीक देने का वादा किया है, जिससे भविष्य में भारत को अधिक लचीलापन मिलेगा। सभी कंपनियों की तरफ से ये उम्मीद जताई जा रही है कि भारत $5 से $6 बिलियन इसमें निवेश करेगा, क्योंकि नए डिजाइन की आवश्यकता होती है। इसमें तकनीक में अतिरिक्त निवेश और प्रोटोटाइप विकसित करने में लगभग 4 साल लगेंगे और लगभग 3 साल में उत्पादन के लिए तैयार इंजन का परीक्षण किया जाएगा। यानी कि अब सभी चर्चाएं पूरी हो चुकी है और गेंद DRDO के पाले में है। उनकी सिफारिश और MOD के रणनीतिक मूल्यांकन ये निर्धारित करेगा कि कौन सी कंपनी भारत के साथ इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करेगी। चुना गया साथी एमका को हवा में श्रेष्ठता दिलाने वाले अगली पीढ़ी के इंजन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपको बता दें कि शुरुआत में एमका में लगने वाले इंजन अमेरिका से आएगा, लेकिन उसके बाद जो स्वदेशी इंजन फॉरेन पार्टनर के साथ मिलकर बनाया जाएगा वही एमका फाइटर जेट में लगेगा। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से तीनों में से कौन से बेस्ट चॉइस भारत के लिए होगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों तुर्की से निकलकर सामने आ रही है और अभी हाल ही में एक खबर सामने आई थी कि तुर्की ने भारत को हथियार वगैरह के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही भारत की मिनिस्ट्री की तरफ से इसका खंडन भी किया गया था और कहा गया था कि ये खबर पूरी तरह से फेक है और तुर्की ने ऐसा कोई भी प्रतिबंध भारत के ऊपर नहीं लगाया है। लेकिन दोस्तों, अब इस खबर में एक और इंटरेस्टिंग अपडेट निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि जब तुर्की से पूछा गया कि क्या आपने बैन लगाया है तो उनकी तरफ से कोई भी बयान अभी तक सामने नहीं आया। यानी कि भारत की तरफ से तो इस खबर का खंडन कर दिया गया है, लेकिन तुर्की की तरफ से अभी भी इस खबर को ना तो माना गया है और ना ही इससे इनकार किया गया है। ये खबर इसलिए भी काफी ज्यादा प्लॉट हो रही है क्योंकि हाल ही में जब पाकिस्तान के टॉप ऑफिशियल्स तुर्की पहुंचे थे तो उन्होंने तुर्की को ये मैसेज दिया था कि हम चाहते हैं कि तुर्की कोई भी हथियार भारत को सप्लाई ना करे। उसके बाद इस तरह की खबरें निकलकर सामने आई, जिसको भारत ने तो खंडन किया, लेकिन तुर्की की तरफ से कोई भी बयान इसको लेकर नहीं दिया गया। हालांकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत तुर्की से किसी भी तरह का डिफेंस रिलेशन नहीं रखता। भारत कोई भी हथियार तुर्की से नहीं मंगाता। यही कारण है कि वह बैन लगाता भी है तो भारत को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इतना तो कॉमन सेंस हम लोगों में भी है कि तुर्की से TB2 ड्रोन वगैरह तो हम नहीं खरीदने वाले, क्योंकि हमें पता है कि हमारे दुश्मन का वह मित्र देश है, इसीलिए ना तो वह देगा और ना ही हम इसकी डिमांड करेंगे। हालांकि भारत से काफी ज्यादा खाने पीने का सामान तुर्की मंगाता है, लेकिन अगर भारत ने उनके ऊपर बैन लगा दिया तो ये तुर्की के लिए लेने के देने वाली बात हो जाएगी। इसीलिए अगर ज्यादा तुर्की भारत के मैटर में नाक घुसाता है तो भारत इस तरह के कदम तुर्की के ऊपर जरूर उठा सकता है। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही है और बांग्लादेश में माहौल इस समय काफी खराब चल रहा है और दंगे वगैरह चल रहे हैं इस समय, लेकिन इसमें भारत के
लिए बुरी खबर ये थी कि 8,000 से अधिक स्टूडेंट बांग्लादेश के अंदर पढ़ाई कर रहे थे। हालांकि ये सभी इंडियन के लिए काफी शॉकिंग है कि भारत से लोग जाकर बांग्लादेश के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि भारत के एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम तो है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि भारतीय लोगों को बांग्लादेश जैसे देश में जाकर पढ़ना पड़े। बहरहाल क्योंकि ये स्टूडेंट बांग्लादेश में पढ़ रहे थे, इसीलिए इनकी सेफ्टी भारत के लिए एक प्रमुख प्रायोरिटी थी। और अब खबर सामने आ रही है कि भारत ने इन 8,000 में से 6,700 स्टूडेंट को सफलतापूर्वक भारत में लाने में सफलता प्राप्त की है। यानी कि एक और सफल ऑपरेशन भारत की तरफ से चलाया गया और अपने स्टूडेंट को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।